everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में इतना और बहुत अच्छा कुछ कर सकें. ठीक है. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट के बारे में कंप्लीट किया था. मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है. इसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट में वैक्यूल होता है, प्लांट में सेल वॉल होती है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्लांट एक जगह खड़े हुए भी रहते हुए भी अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है. प्लांट बहुत कुछ कर सकता है. प्लांट जो होता है वो एरिया के हिसाब से अलग अलग टाइप के होते हैं. इनका काम होता है कि न्यूट्रिएंट को इकट्ठा करो और चारों तरफ दुनिया में बांटो बांटो बांटो, प्रसाद बांटो. ठीक है. तो आज हम लोग मेनली शुरू कर रहे हैं प्लांट किंगडम के बारे में. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया. आज मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगी कि प्लांट के लिए भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस आए. हम लोगों ने हालांकि एनिमल के लिए तो क्लासिफिकेशन पढ़ा ही था कि पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम. पर इनके साथ भी थोड़ा लोचा है. समझ में आई बात? इनके साथ भी थोड़ा सा तो लोचा है बच्चों. समझ में आई कि इसमें ये बोला गया कि पहले ना एल्गी, फंगस, प्रोटोजोआ इन सबको ना एक साथ ही रख दिया गया. पर समय के साथ कुछ कुछ कैरेक्टर सेम थे इन लोगों में, तो इन सबको एक साथ रख दिया गया. ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लांट के साथ रख दिया गया. पर बाद में जैसे जैसे आपका फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आया, पढ़ा रहे हैं उसके बारे में, वैसे वैसे हम चीज़ों को अलग करते गए. समझ में आई बात? तो आज हमको वही पढ़ना है कि व्हाट इज द नीड ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, कैसे एक अच्छा प्लांट क्लासिफिकेशन बना. ठीक है. चलो सबसे पहले मैं ना एक ब्लैंक स्लाइड लेती हूँ, उसके बाद तो तुम्हें पढ़ाऊंगी. देखो 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 देखो, क्लासिफिकेशन. ठीक है. मैं रेड कलर से लिखती हूँ. क्लासिफिकेशन, कोई भी क्लासिफिकेशन जो होता है, अभी हम लोग सिर्फ प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, हम कोई भी एनिमल के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे. ठीक है. कोई भी क्लासिफिकेशन जो है बच्चों वो 3 प्रकार का हो सकता है. ठीक है. अच्छा, ये चीज आपके एनसीईआरटी में लिखी भी हुई है ना, तो उसको भी अभी हम लोग देखेंगे, तो टेंशन नहीं लीजिएगा. तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया वो आया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. थोड़ा और इधर से लिख देती हूँ. सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया प्लांट के लिए वो आया आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक, ऑफ क्लासिफिकेशन. वो मैंने लिख रही हूँ. ठीक है. सो सबसे पहला सिस्टम आया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. देखिए इसको क्यों आर्टिफिशियल कहते हैं, क्या कारण है इसका आर्टिफिशियल कहने का. क्या होता है कि इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आउटर अपीयरेंस देखा गया. ठीक है. इस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? आउटर अपीयरेंस, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट, कलर, शेप, साइज. मतलब 2 प्लांट्स को या प्लांट्स को देखा गया. ठीक है. उनका डीएनए कैसा, आरएनए कैसा, नेचर कैसा, अंदर से कैसे, कोई मतलब नहीं, भाड़ में जान दो. इस क्लासिफिकेशन में ऊपर से कैरेक्टर्स को देखा गया. समझ में आई बात? सब ऊपर से देख लिया गया हमने कि भाई पत्तियां हैं, इसमें भी पत्तियां हैं. ठीक है. लैंड में रहता है, ये भी लैंड में रहता है. ऊपर से पेड़ जैसा दिखता है, ये भी पेड़ जैसा दिखता है. ठीक है. नंबर, कितने नंबर पे उग रहा है, कितनी पत्तियां उग रही, कैसा पत्तियां उग रही, 3 के गुच्छे में उग रही है, 2 के गुच्छे में उग रही है. शेप कैसा है, कॉनिकल है, सीधा है, इरेक्ट है, कैसा. समझ में आई बात? तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया. बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल मतलब कौन कौन से एक्सटर्नल. सबसे पहला क्या है, एक्सटर्नल कैरेक्टर क्या है? सबसे पहला है हैबिटाट, कि वो प्लांट्स मतलब जिनको हम प्लांट कंसिडर कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं. देख सकते हो कहाँ पे रहते हैं. ठीक है. उनका कलर क्या है. ठीक है. उनका शेप क्या है, उनका साइज क्या है, उनके पत्तियों में या उनका नंबर कैसा है. ये सब क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस.
ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये सब होते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर जो है क्लासिफिकेशन दिया गया। उनको कोई मतलब नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, बाहर में गया, उनको मतलब ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने तो भैया इस बेसिस के आधार पर प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। अंदर डीएनए है, आरएनए है, फलाना है, ढमका है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने हैबिटेट, कलर, शेप, साइज, नंबर इसके आधार पर जो है क्लासिफिकेशन कर दिया। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये क्लासिफिकेशन दिया किसने है? ये क्लासिफिकेशन दिया गया है एरिस्टोटल और लीनियस ने। कहाँ पे लिख दूँ? यहाँ पे लिख देती हूँ। इसे दिया है एरिस्टोटल और लीनियस ने, ठीक है। इसे एरिस्टोटल और लीनियस ने दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हम लोगों ने एनिमल किंगडम में भी पढ़ रखा है। अच्छा, इसमें कुछ मैं ना आपको अभी चीज़ें बताती हूँ। जैसे इसके ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। अच्छी बात है आपने किसी प्लांट को इस कैरेक्टर के आधार पर मतलब प्लांट्स को आपने इसके आधार पर डिवाइड किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हैबिटेट लैंड में रहते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है, ये भी सही है। कलर कैसा है, रेड हो, ब्लू हो, ब्राउन हो, कैसे हो, हरे हो, शेप कैसा है तुम्हारा, साइज कैसा है, बहुत बढ़िया है। पर इनमें ड्रॉबैक ये हुआ कि इन्होंने ना वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इक्वल वेटेज दिया, इक्वल वेटेज, ठीक है, ओके। तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इक्वल माना गया, जबकि आपको पता है, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम में रिप्रोडक्शन को बेसिस दिया ही नहीं गया, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम में रिप्रोडक्शन को वेटेज दिया ही नहीं गया, ठीक है। इन्होंने ये बोला सब एक ही है, ठीक है, सब कुछ, सारी चीजें एक ही है। पर क्या सारी चीजें एक जैसी होती हैं? आप खुद बोलो। सबसे लेस डेवलप्ड रिप्रोडक्शन कौन सा पढ़ते हैं पल्लो? वेजिटेटिव या सेक्सुअल, ठीक है। सबसे डेवलप्ड रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा सेंसिटिव रिप्रोडक्शन होता है? वेजिटेटिव। कौन सा मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन लॉन्ग टर्म होता है और अच्छे से डेवलपमेंट होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा ज़्यादा डेवलप्ड होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा ज़्यादा प्रोमिनेंट और इवोल्यूशनरी ज़्यादा डेवलप्ड है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन से के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा डिजीज से लड़ सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किन के बच्चों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि थोड़े अलग अलग हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कुल मिला के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये तो लेस डेवलप्ड जो है तो रिप्रोडक्शन हुआ ना। समझ में आई बात? कौन एनवायरमेंटल स्ट्रेस को झेल सकता है? बताइए, क्या वेजिटेटिव एनवायरमेंटल स्ट्रेस को झेल सकता है? बोलिए, एनवायरमेंटल स्ट्रेस को झेल सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाले प्लांट? नो। समझ में आई बात? ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस को नहीं झेल सकते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो प्राणी होते हैं वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को बराबर झेल सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस को झेल सकते हैं। अब अब तुमने वेजिटेटिव और सेक्सुअल को एक ही जैसा मान लिया। समझ में आई बात? तुमने सबको एक जैसा मान लिया, ये नहीं होता ना। तो इसलिए हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पे क्लासिफिकेशन हो तो गया, पर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड्रोशियम के नंबर पे तुमने जो है तो एंड्रोशियम के कैरेक्टर जो तुम्हें दिख रहे हैं उसके आधार पर तुमने क्लासिफिकेशन कर दिया, पर कौन से रेजिस्टेंट हैं, कौन से सेंसिटिव है, ये भी तो बताना चाहिए था। इसलिए इस क्लासिफिकेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इट इज गिवन बाय द एरिस्टोटल एंड लीनियस। बट हाँ, ठीक है, इन्होंने एक बेस तो बता ही दिया था कि क्लासिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है। अब मैं चीजें मिटा रही हूं, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करेंगे, ये भी मिटा ही देती हूँ। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है? नेक्स्ट जो, ये भी मिटा दो, पर रिलेटेड भी इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ
क्लासिफिकेशन, ठीक है, ओके। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसे दिया किसने है। इसे दिया है बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है, इसे दिया है बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर हम लोगों ने कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा, देखिए, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं बता देती हूँ। देखो, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर के आधार पर दिया गया, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अल्ट्रा स्ट्रक्चर के आधार पर दिया गया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के आधार पर मतलब ये है कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है प्लांट सेल का, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसका न्यूक्लियस कैसा है, ठीक है, ओके, ना उसके सेल ऑर्गेनल कैसे हैं, ठीक है, और क्या हो सकता है, सेल वॉल कैसी है, ठीक है, सेल डिवीजन कैसे होता है, ठीक है, ये इस आधार पर दिया गया, ठीक है। तो ये अच्छा है, ये बेंथम एंड हुकर का ये क्लासिफिकेशन हम लोग रिसीव करते भी हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि इसमें कौन सा पिगमेंट है, फाइटोक्रोम कौन सा है, रेड कलर का है तो अलग होगा, ग्रीन कलर का है तो अलग होगा, उसके बाद ऑरेंज कलर का है तो अलग होगा। उसके बाद इसमें एक और कैरेक्टर लिया गया, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। अच्छा, एक एक करके मैं बताती हूँ कि नेचुरल सिस्टम में इन कैरेक्टर को लेने का कारण क्या है। देखिए, बाहर से देखकर अरिस्टोटल एंड लीनियस ने तो क्लासिफिकेशन कर ही दिया था, तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। पर उसके बाद लोगों को ये समझ में आया कि सिर्फ बाहर से क्लासिफाई करके हम कैरेक्टर्स को अलग नहीं कर सकते। एक्चुअली नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो एक्चुअली प्लांट नहीं थे पर फिर भी प्लांट के अंदर रख दिए गए, ठीक है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ठीक। तो बाहर से देखकर आप ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली ये प्लांट सेल है या नहीं है। तो सबसे इसके लिए उन्होंने बाहर वाला तो एरिस्टोटल ने कर ही दिया था, तो बाहर के कैरेक्टर तो प्लांट के पता ही चल गए थे। पर उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जो कि बेंथम एंड हुकर ने दिया। बहुत बढ़िया क्लासिफिकेशन और बिल्कुल सही है इसका बेस। उन्होंने ना सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा। उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी सेल इस प्रकार की दिखेगी तो उसे प्लांट किंगडम में रखना है। मेरी बात समझे आप? कोई भी सेल अगर वो इस प्रकार की दिखेगी तो उसे प्लांट किंगडम में रखना है बिना कुछ सोचे समझे। आई बात समझ में आपको? तो इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जिसे आप इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में राइबोसोम कैसा है, न्यूक्लियस कैसा है, साइटोप्लाज्म कैसा है, वैक्यूल कैसा है, क्लोरोप्लास्ट कैसा है, ये सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं, ठीक है। तो अगर किसी के पास भैया वैक्यूल है और देखने में ये वैक्यूल ऐसा दिखाई देता है तो मतलब वो प्लांट सेल है। किसी के पास क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट है तो भैया आप भी प्लांट हो। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। न्यूक्लियस कैसा है, सेल वॉल कैसी है, सेल डिवीजन कैसा होता है। डिवीजन वैसे इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं आता पर फिर भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। फाइटोक्रोम ये भी एक कैरेक्टर है कि भाई क्लोरोफिल है, हाँ ठीक है, क्लोरोफिल तुम्हारे पास है तो तुम प्लांट सेल हो। जेंथोफिल है तो तुम अब प्लांट के इस कैटेगरी में आओगे। फाइकोएरिथ्रिन है तो तुम प्लांट की इस कैटेगरी में आओगे। फ्यूकोजेंथिन है तो तुम प्लांट के इस कैटेगरी में आओगे, ठीक है। तो पिगमेंट्स के आधार पे भी क्लासिफिकेशन होता है। जैसे एल्गी जो होता है, क्लोरोफाइटा, फियोफाइसी, रोडोफाइसिस, ये जो 3 क्लासेस बनाई गई हैं, ठीक है, ये क्यों बनाई गई हैं? ये इसलिए बनाई गई हैं कि हमने पिगमेंट के आधार पे क्लासिफिकेशन किया है। तो कुल मिला के बात ये है कि प्लांट में अलग अलग बेसिस हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के। एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एरिस्टोटल और लिनियस ने दिया था, इसे हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं।
हैं। उसके बाद बेंथम एंड हुकर ने सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर, विच इज द एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोक्रोम, इन सब के आधार पर भी क्लासिफिकेशन दिया, विच इज द इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है, तो इसके आधार पर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझो। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या, देखो बैक्टीरिया जो होता है जनरली वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, जबकि प्लांट जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स, so that they can show the हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है, एल्गी का लाइफ साइकिल हेप्लॉन्टिक है, बाकी का डिप्लॉन्टिक है किसी का, तो इनके में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है। प्लांट में भी अलग अलग कैटेगरीज पाई जाती हैं। कोई प्लांट अलग टाइप का स्पोर प्रोड्यूस करता है, कोई सीड प्रोड्यूस करता है, कोई नेकेड सीड प्रोड्यूस करता है, कोई जू स्पोर प्रोड्यूस करता है, तो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, बीज प्रोड्यूस करते हैं। तो हर प्लांट को अलग अलग कैटेगरीज के आधार पर रखा गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर गैमीट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट। समझ में आई बात? एल्गी के अंदर आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को नहीं रख सकते क्योंकि उनका डेवलपमेंट अलग प्रकार का होता है, जबकि एल्गीज का डेवलपमेंट, ब्रायोफाइट्स का डेवलपमेंट बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, सो ये हुआ दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी चीज़ें यहाँ से मिटाना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर लिखे रहने देती हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट इज, चलो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ठीक है, इतना काफ़ी है। नाउ थर्ड वन इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक system of classification, this is the third part of the classification. ये सबसे important and most acceptable system of classification है बच्चों। It is the most acceptable system of classification। कैसे है वो जानते हैं। देखिए, ये क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी बेसिस के आधार पर किया गया। ठीक है, इवोल्यूशनरी बेसिस। देखो, इंसान कहाँ से आया ये हमको पता चला, इंसान आया बंदरों से, ये हमें पता चला। ठीक है, तो ये तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं, बंदरों से कैसे पता चला। पहला इंसान हमें अफ्रीका में मिला, कैसे पता चला, जब हम लोग खुदाई करने लगे तो तुआंग नदी के किनारे तुआंग बेबी नाम का एक फॉसिल मिला। ठीक है, तुआंग नदी है इसलिए वहाँ पे जो फॉसिल मिला वो बच्चे का था, इसलिए उसको तुआंग बेबी कहते हैं। लोगों ने कहा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन बीइंग के जैसा है। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है। आपको क्या लगता है कि प्लांट्स का फॉसिलाइजेशन नहीं होता? आपको क्या लगता है कि सिर्फ एनिमल ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, प्लांट ज़मीन के नीचे नहीं दबते क्या? अरे प्लांट भी ज़मीन के नीचे दबते हैं, प्लांट भी इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। इंप्रेशन वाले जो फॉसिल्स होते हैं उसमें लीव्स अपना इंप्रेशन जो है वो छोड़कर जाती हैं। उस इंप्रेशन से हमें पता लगा सकते हैं कि कोई भी फॉसिल कितना पुराना है। आई बात समझ में? तो फाइलोजेनेटिक जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किस पर इसे दिया है? इंगलर, प्रांटल, हचिंसन और तख्ताजन ने। ठीक है, इंगलर, प्रांटल, हचिंसन और तख्ताजन, इसका आप लिख लेना। ठीक है, ओके। नाउ ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली ये इवोल्यूशनरी रिलेशन के आधार पर दिया गया है, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द फॉसिल, मेनली on the basis of the fossil। ठीक है, देखो भैया ऐसा है कि ज़मीन खोदोगे, कहीं घूमने फिरने जाओगे तो किसी लीफ का इंप्रेशन आपको दिखाई देगा। ज़मीन के नीचे से खोद कर आपको लीफ का इंप्रेशन निकाल के देख सकते हो आप। ठीक है, तो अगर आपको फॉसिल को देखकर ये अंदाज़ा लगता है कि इसका शेप, स्ट्रक्चर, साइज जो है इस लीफ के जैसा है, तो हम फॉसिल का एज भी निकाल सकते हैं बाय द कार्बन डेटिंग। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि भैया इतने साल पहले ऐसी लीफ थी। समझ में आई बात? तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो होती है ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉसिल।
अब ज़रूरी नहीं है कि फॉसिल हो, पर फिर भी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस आर द दोज टाइप ऑफ एनालिसिस जिसमें हम किसी भी दो प्लांट के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में पता लगाते हैं कि कौन सा प्लांट किसी दूसरे प्लांट से कितना पास है। समझ में आई बात कि ये वाला प्लांट ये वाले प्लांट से कितने पास है। ऐसा ना हो, अब तुम देखो एल्गी से एंजियोस्पर्म ज़्यादा पास है या जिम्नोस्पर्म ज़्यादा पास है? ऑब्वियसली जिम्नोस्पर्म ज़्यादा पास है। तो मतलब एल्गी जो है वो सबका बाप है, बाप से पहला बच्चा आया विच इज़ द एल्गी, बच्चे एल्गी से बाप से पहला बच्चा आया विच इज़ द ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से फिर दूसरा बच्चा है विच इज़ कॉल्ड एज टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से तीसरा बच्चा है विच इज़ कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म, और उससे फिर चौथा बच्चा है विच इज़ कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा डेवलप बच्चा है, वो एल्गी वैल्गी को कुछ समझता ही नहीं, वो सोचता है एंसेस्टर है, पुराने ख्यालात के, इनको बाढ़ में जान दो। पर कुल मिला के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाए तो हम सबसे पहले एल्गी ही पढ़ेंगे ताकि हम ये पता लगा सकते हैं हम फाइलोजेनेटिक एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम एक्चुअली नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक तीनों का क्लासिफिकेशन का मिक्सचर पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, साथ ही साथ हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देख रहे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले एल्गी और आखिरी में एंजियोस्पर्म्स पढ़ते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हुई? सो देयर आर 3 मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर द प्लांट। वी रिजेक्टेड द आर्टिफिशियल सिस्टम क्योंकि वेजिटेटिव और सेक्सुअल एक ही में रख लिया। वी एक्सेप्टेड द नेचुरल एंड द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, ये सब आपके एनसीईआरटी का है। ओके, तो ये हुआ हमारा 3 प्रकार का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नॉर्मली एनिमल में भी यही होता है, पर मैंने आपको प्लांट के रेफरेंस में बता दिया। यही एनिमल में भी आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक और नेचुरल सिस्टम, ठीक है, थोड़ा सा बता दिया। नाउ अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारी स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी कुछ है, देखते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में शुरू कर रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लेट मी सिलेक्ट अ हाइलाइटर। चलो आ जाओ, देखिए द प्लांट, ये पूरे एनसीईआरटी पॉइंट्स हैं, तो कोई भी ये नहीं घबराएगा कि इतना सारा हमको लिखने नहीं देती, हमको हटने नहीं देती, मैडम ऐसा नहीं करने देती, वैसा नहीं करने देती। तो कुल मिला के बच्चों ये जो है ना एनसीईआरटी के पॉइंट है ना, तुम लोग घबराओ नहीं, ठीक है। द प्लांट किंगडम हैज़ चेंज्ड ओवर टाइम, ठीक है। प्लांट किंगडम समय के साथ बदला हुआ है, बदलता जा रहा है, चेंज हो चुका है। फंजाई are the member of fungi and the members of Monera and Protista having all cell walls have now been excluded from the plantae through earlier classification place them on the same kingdom. पहला पॉइंट हमको ये बताना चाह रहा है कि समय के साथ प्लांट किंगडम में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। फंजाई में, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, इन सब में सेल वॉल हुआ करती थी प्लांट की तरह। ये सब को हम एक ही किंगडम में रखते थे जिसका नाम है किंगडम प्लांटे। पर जब समय के साथ क्लासिफिकेशन हुआ, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, तो लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। जैसे ही लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, हट लात मार के भगा दिया, इन सब के लिए एक अलग अलग किंगडम बना दी है। क्योंकि प्लांट में एक्सक्लूसिवली प्लांट के कैरेक्टर ही होते हैं, जिनमें प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, उन्हें प्लेस कर दिया गया प्रोटिस्टा के अंदर, जिनमें सेल वॉल है पर वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, उन्हें मोनेरा में, और जिनमें सेल वॉल होती है बट थैलस लाइक बॉडी होती है और सेल वॉल काइटिन की होती है, यूकैरियोटिक हैं, फंगस की तो बॉडी ही पूरी अलग होती है। इन सब के लिए हम लोगों ने अलग अलग किंगडम बनाया। तो समय के साथ पहली लाइन बिल्कुल सटीक लिखी गई है एनसीईआरटी में कि प्लांट किंगडम समय के साथ बहुत बदल गया। पहले इन सब किंगडम को एक किंगडम में रखा जाता था, अब सबको अलग अलग रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद साइनोबैक्टीरियाज, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी पहले सब जो है प्लांट में ही रखे जाते थे। एक्चुअली दे आर नॉट एल्गी, दे आर बैक्टीरिया, ये अपन लोग पढ़ चुके हैं ना। तो साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें आप बीजीए कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, पहले इन्हें कहाँ रखा जाता था बच्चों? पहले इन्हें एल्गीज के अंदर रखा जाता था, बट बाद में समझ में आया कि ये एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है, इसलिए इन्हें लात मार के बैक्टीरिया को दे दिया गया, मोनेरा को दे दिया गया। अब ये एल्गी के अंदर काउंट नहीं किए जाते। तीसरा पॉइंट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये सारे जो क्लासेस हैं, जो डिविजन्स हैं, क्लासेस हैं, ये सब प्लांट किंगडम के अंदर आती हैं। दे आर एक्सक्लूसिवली प्लांट, इज शोइंग द प्लांट कैरेक्टर, दैट इज व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड अंडर द किंगडम प्लांट, ठीक है। नाउ
इसके बाद जब हम एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हमें कुछ क्लासिफिकेशन के सिस्टम समझ में आते हैं, ठीक है। जब हम एंजियोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस ऑल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड। हमें जब हम लोगों ने एंजियोस्पर्म्स के अंदर का क्लासिफिकेशन दिखा तो हमें कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम समझ में आए, ठीक है। Earliest system of classification used only gross superficial morphological characteristics। याद आया? ये कौन सा है? ये है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये देखो, इसीलिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया इसको कि एंजियोस्पर्म का जब क्लासिफिकेशन पढ़ा गया तो कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम बाहर निकल के आए, जिसमें सबसे पहला सिस्टम होता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया। ग्रॉस मतलब मोटा मोटा, सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया गया। बहुत ऊपर सुपरफिशियल में भी बहुत डिटेल में नहीं गए हम लोग, ठीक है। और जैसे कि कहाँ रहता है, कैसा कलर है, नंबर क्या है, शेप ऑफ लीव्स कैसा है, मतलब लीव का पैटर्न क्या है, 2 के साथ उगती है, 3 के गुच्छों में उगती है, 4 के गुच्छों में उगती है, सिंगल उगती है, कहाँ रहता है, पानी में प्लांट रहता है, पानी चाहिए, टेरेस्ट्रियल है, कलर कैसा है, ऑरेंज है, ब्लू है, हरा है, नीला है, पीला है, कैसा है, ठीक है। इस सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे किया गया। और आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ऐसा क्लासिफिकेशन जो सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर किया जाता है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। नाउ दूसरा देखेंगे। नाउ ये जो सिस्टम था, इट इज मेनली बेस्ड ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर, ऑन द एंडोशियम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर था, ये वेजिटेटिव जो है कैरेक्टर के आधार पे बना। इसमें हमने सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, मतलब कोई इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले क्राइटेरिया लिए ही नहीं, ठीक है। किसने दिया था? लीनियस ने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। इस सिस्टम को हम आर्टिफिशियल कहते हैं, ठीक है। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इनके साथ सबसे बड़ी गड़बड़ी ये की कि इन्होंने सुपरफिशियली तो कैरेक्टर को देख दिया, पर इन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर देखकर, ठीक है। भाई कोई ऊपर कैसा है आप कैसे बता सकते हो? इंटरनल स्ट्रक्चर पे अगर दोनों सेम है, इंटरनली वो दोनों क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं। अब अपन लोग देखो, इंसान जो है वो चिंपैंजीज की तरह नहीं दिखता, इंसान आदि मानव की तरह दिखता है, ठीक है। आदि मानव जो है वो हमारे जैसे दिखाई देते हैं, पर चिंपैंजी जो है थोड़ा थोड़ा हमारे जैसे दिखाई देता है। तो इसलिए हम उसको अपने ही ग्रुप में रखते हैं। बाहर के अपीयरेंस में अगर हम जाने लगे तो ह्यूमन बीइंग को कभी भी हम चिंपैंजी पे नहीं रखेंगे। ह्यूमन बीइंग को हम आदि मानव में रख सकते हैं, पर चिंपैंजी में नहीं रखते, जबकि चिंपैंजी हमारा क्लोजली रिलेटेड ग्रुप है। कैसे पता चला? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से पता चला। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, इसमें से बाहर के कैरेक्टर्स के आधार पर हम क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज होती है ना, जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होते हैं, उनके आधार पर ही हम उनको अलग, मतलब भले ही वो सेम है, मतलब डीएनए वीएनए सब कुछ सेम है, पर बाहर से वो अलग अलग दिख रहे हैं, तो लोगों ने बोला चल तू जा, इधर तू जा। तो इससे क्या होता है, जो पास रहनी चाहिए, जो आजू बाजू रहनी चाहिए स्पीशीज, वो भी अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। नाउ आर्टिफिशियल जो होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इक्वल वेटेज देता है। ये भी मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना, अरे बोलू ना, ये भी अपन लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हम लोगों ने ये देखा कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो वेजिटेटिव के जैसा ही होता है। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सेक्सुअल और वेजिटेटिव दोनों को एक जैसा माना गया। क्या होता है? क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना, एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है कि वेजिटेटिव जो होता है ये एक लेस डेवलप्ड रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, जबकि सेक्सुअल एक बहुत ही वेल डेवलप्ड, वेल नोन, वेल डिफाइंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन अगर आपको देखना है तो वेजिटेटिव में नहीं देख पाओगे बेटा, आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करना पड़ेगा। इवोल्यूशन जैसे फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हमने तब देखी ना जब चिंपैंजी ने अपने बच्चे पैदा किए। अगर चिंपैंजी अपने बच्चा पैदा ही नहीं करता तो कैसे ही ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होता है? ये चीज़ सोचो बेटा, थोड़ा सा लिटिल बिट, ठीक है। और इन्होंने ये भी बता दिया कि
वेजिटेटिव, देखो इन्होंने कैसे तुमने एक साथ रख दिया भाई, वेजिटेटिव सेंसिटिव होता है, वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को नहीं झेल पाता, और ऐसे जो स्ट्रेस को ही तुम नहीं झेल पाओगे तो इवोल्यूशन में कैसे सर्वाइव कर पाओगे, और जो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे तो कैसे एक नई स्पीशीज को डेवलप कर पाओगे, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोड्यूस होते हैं गैमीट्स, जो जाइगोट प्रोड्यूस होते हैं, इनके पास एनवायरमेंटल ठंडी गर्मी बरसात ओला पानी गोला इन सबको सहने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से ये नई स्पीशीज को जब डेवलप करते हैं तो वो स्ट्रांग होती है। तो इनको कैसे तुमने एक साथ रख दिया, इसलिए हम आर्टिफिशियल को एक्स नहीं करते हैं। इसके अगेंस्ट पे बाद में आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो बेस था नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल features but also the internal feature like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry। ठीक है, तो ये चीज भी हमें याद रखनी जरूरी है कि जो है, तो हम लोगों ने फिर देखो ये तो आर्टिफिशियल गड़बड़ है, इसमें तो मेन कैरेक्टर ही उन्होंने गलत ले लिया। बाद में एक अनदर जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसका नाम था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। इसमें उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया। बहुत सही बात है, बाहर से कोई कैसा भी दिख सकता है ना, पर अगर सेल की एनाटमी सही है, बॉडी के पार्ट की जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट सही है, पिथ फाइबर्स का अरेंजमेंट सही है, तो भैया सही है, तुम तो भैया प्लांट हो, तुम तो यहाँ होने चाहिए, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी आपका डेवलपमेंट सही है, आप एक ही लाइफ साइकिल को फॉलो कर रहे हो। भैया दिखने में भले अलग हो, पर अगर लाइफ साइकिल एक ही फॉलो कर रहे हो मतलब तुम प्लांट हो ना। अरे भैया, जो गाय भैंसे होती 11-12 महीने गेस्टेशन पीरियड करती हैं, हम 9 महीने करते हैं, तो इंसान कितना भी अलग दिखे। अगर 9 महीने गेस्टेशन पीरियड कर रहे हो, तुम हमारे जैसे बच्चे पैदा कर रहे हो, मतलब तुम इंसान ही हो, सीधी बात है। ठीक है, फाइटोकेमिस्ट्री, तुम कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हो, अगर तुम इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, जिबरलिन, ऑक्सिन प्रोड्यूस करते हो, मतलब इंसान तो ऑक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए इंसान को अलग फेंका गया ना। भाई प्लांट प्रोड्यूस करता है, तो जो भी प्रोड्यूस करेगा वो भले ही बाहर से कैसा भी दिखे, भैया वो प्लांट है, सीधी बात है। चलो नेक्स्ट, तो ये जो क्लासिफिकेशन था, ये जो क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स का था, इसे दिया है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। ठीक है, उसके बाद नाउ अब जो चीज हम पढ़ते हैं, बेसिकली आज के जमाने में हम जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं बेटा, वो होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये इवोल्यूशनरी बेसिस के आधार पर है। ये वाला क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर है। इसमें हम कौन कहाँ से आया, कौन किसका बाप है, ठीक है, फॉसिल वॉसिल खोद लेते हैं बेटा। ठीक है, फॉसिल निकाल लिया, कौन किसके सिमिलर है पता चल जाता है। फॉसिल से तो एज भी पता चल जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई इंसानों का अस्तित्व इतने लाख करोड़ साल पहले था, क्योंकि हम एज पता लगा लेते हैं, और अगर हमारे जैसा दिख रहा है तो ये तो इंसानों की बात है। ऐसे ही प्लांट्स में भी दिखता है, प्लांट्स में भी इंप्रेशन छोड़ जाती हैं पत्तियां, प्लांट में भी सब चीज़ें दबी रहती हैं। तो आप ये ना समझेंगे प्लांट का कोई फॉसिल नहीं होता, उनका भी होता है। ठीक है, नाउ this assume that the organism belonging to the same taxa have common ancestor। phylogenetic classification से हमें ये पता चला कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सॉन को, सेम कैटेगरी को फॉलो करते हैं, उनमें सेम कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, नॉट बाहर से देखने में, साथ ही साथ इंटरनल स्ट्रक्चर और फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट के भी आधार पर। फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि किसको पहले रखना है और किसको बाद में रखना है। ठीक है, नाउ we now use some information from many other sources to help resolve the difficulty in the classification। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें जुटाई गई हैं, कुछ सोर्स जुटाए गए हैं, जिससे हम क्लासिफिकेशन की जो है डिफ़िकल्टी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले these become more important when there is no supporting fossil evidence। देखिए, अगर आपको किसी और दबे हुए ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिल जाए, ठीक है, थोड़ा मैं पानी पी लूँ तब तक आप ये देखिए, और आप देखिए जब भी मेरी क्लास लिया करो ना, तो बेटा ऐसा किया करो कि एनसीईआरटी लेके बैठा करो। एनसीईआरटी नहीं लेके बैठोगे तो जीवन बर्बाद है, जीवन नष्ट है, इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। अगर आप मेरी क्लास में बैठे और एनसीईआरटी नहीं लेके बैठो, तो एनसीईआरटी लेके बैठो। ठीक है, तो थोड़ा पानी पी लूँ मैं। तो आगे अपन किस चीज के बारे में बात कर रहे थे कि अगर किसी स्पीशीज का फॉसिल एविडेंस है तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तब तो बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, हमको मिल गया है फॉसिल, तो हम रिलेट कर सकते हैं कि कितने साल पहले इस टाइप के प्लांट आने शुरू हो गए थे। पर सपोज दैट कि
कि अगर आपके पास कोई फॉसिल एविडेंस है ही नहीं, तब आप क्या क्राइटेरिया यूज़ करोगे किसी भी प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। सो सबसे पहला है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। क्या होता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी? देखिए, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होता है इसे हम कहते हैं फिनेटिक्स, ठीक है। कहाँ पे लिख दूँ मैं? यहाँ पे लिख दूँ क्या? हाँ, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होती है इसे हम लोग कहते हैं फिनेटिक्स, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड से हम किसी भी प्लांट की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं। बेसिकली इस प्रकार की टेक्सोनॉमी में हम नंबर्स देते हैं, जैसे कि मैं तुमको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आप समझ जाओगे अभी थोड़ी देर में। देखो, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, देखो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट। ये प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट के क्या है, प्लांट क्यों लेते हैं अपन, कैरेक्टर लेते हैं ना, प्लांट कैरेक्टर, ठीक। यहां पर हम प्लांट कैरेक्टर को बोलते हैं प्रेजेंट, ठीक, एब्सेंट और नॉट अवेलेबल, एन लिख देते, ठीक है। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हमको वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे कि हमने कोई प्लांट लिया, ठीक है। अब हमने प्लांट, यहाँ पे प्लांट ले लिया, प्लांट नंबर, ओके। सपोज दैट कि हमने कोई ए प्लांट लिया है, ठीक। ए प्लांट हमने तुलसी का लिया है, ठीक है, ओके। ए प्लांट हमने क्या लिया है, तुलसी का लिया है। कैरेक्टर में हम बात कर रहे हैं लीफ कलर की, कैरेक्टर में हम बात कर रहे हैं लीफ कलर की, ठीक है। लीफ कलर जो है, लीफ कलर की बात कर लेते हैं, ठीक है। लीफ कलर की बात कर लें। लीफ कलर जो है वो प्रेजेंट है, नहीं ये लीफ कलर नहीं कह सकते अपन। जैसे मान लीजिए, इसको मिटाती हूँ, दूसरा कैरेक्टर आपको बताती हूँ। लीफ कलर में तो प्रेजेंट एब्सेंट कैसे बता पाएंगे। चलो, इसमें अपन लोग क्या देखते हैं, इसमें अपन देखते हैं सपोज दैट जैसे मान लो रूट इसमें प्रेजेंट है तो +1 दो। अगर एब्सेंट है तो क्या दोगे, अगर प्रेजेंट है तो +1 मत दो, प्लस दो इसको, प्लस। एब्सेंट है तो 2। अगर तुमने देखी ही नहीं है तो 0, ठीक, वो प्लांट ही नहीं देखा तुमने, ठीक, ऐसा। तो सपोज दैट कि अगर मैं बात कर रही हूँ एल्गी की, ठीक है, एल्गी, और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है। हमने 2 ग्रुप्स लिए, एंजियोस्पर्म, और यहाँ पे हमने लिया एल्गी। एल्गी में रूट जो है वो नहीं होती, ठीक है, रूट जो है वो नहीं होती, ठीक। प्रेजेंट में तो हम कुछ दे ही नहीं सकते हैं, प्रेजेंट में हम कुछ नहीं देंगे, हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। हम एब्सेंट देंगे और नॉट अवेलेबल को भी हम ब्लैंक देंगे, क्योंकि ये भी तो ऐसा भी तो नहीं है, ठीक ना। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स में हम क्या देंगे, एंजियोस्पर्म में हम प्रेजेंट देंगे और इसको छोड़ देंगे। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी से हम किसी भी 2 ग्रुप्स के डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी को पता लगा सकते हैं। इससे, इस न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी से हमें क्या पता चला, इस न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी से हमें ये पता चला कि एल्गी में रूट नहीं होती जबकि एंजियोस्पर्म में रूट होती है। तो जहाँ पर भी तुमने प्लस साइन दिया मतलब प्रेजेंट, जहाँ पे भी माइनस साइन दिया मतलब एब्सेंट, और जहाँ पे भी 0 दिया वहाँ पर अवेलेबिलिटी ही नहीं है। जैसे रेगिस्तान में अगर मैं बात करूँ कैक्टस की, ठीक है, तो रेगिस्तान में कैक्टस प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पानी में कैक्टस, तो आप लिखेंगे नॉट अवेलेबल, ठीक, है ही नहीं, वहाँ अवेलेबिलिटी ही नहीं है, ओके। तो और जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं पानी में कमल की, ठीक है, कमल की बात करूं तो पानी में कमल प्रेजेंट होता है, पर अगर मान लीजिए कि पानी में कोई
दूसरा, सपोज दैट एल्गी है, पर एल्गी अगर उसको वहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा जबकि होना चाहिए था तो आप लिखेंगे एब्सेंट। अगर वहां पर एल्गी की पानी में अवेलेबिलिटी होती ही नहीं तो आप लिखेंगे नॉट अवेलेबल, 0 दिखा देंगे। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी से भी हम किसी भी प्लांट के सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। इसमें हमको बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ नंबर। इवन हम लोग भी जब साइंटिफिक रिसर्च कोई करते हैं ना, तो हम लोग कभी भी थ्योरी लिखते नहीं फिरते। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको माइक्रोस्कोप के नीचे 10 से 15 RBC दिखी तो नहीं, इतना थोड़ी लिखना पड़ता है। हम सिर्फ लिखते हैं 10 to 15 पर HPF, मतलब हाई पावर फील्ड। तो माइक्रोस्कोप के नीचे हमको 10 से 15 हाई पावर फील्ड पर इतनी RBC दिखी, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। या हम इतना लिखो, डिजिट्स भी नहीं लिखते, हम लिखते हैं प्लस प्लस प्लस। 3 प्लस दे दिए मतलब 15 से ऊपर है, 2 प्लस दे दिए मतलब 5 से 10 के बीच में, 1 प्लस दिए मतलब 1 से 5 के बीच। ये क्या है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है जो हमें हर जगह इस्तेमाल होती है। क्लासिफिकेशन में अगर आप बहुत सारे वेरिएबल्स ले रहे हो, बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स ले रहे हो, तो उसके कैरेक्टर्स को कैसे आप लिखते थोड़ी जाओगे, इतना थ्योरी, इतना टाइम थोड़ी है। तो आप न्यूमेरिकल दे देते हो, है कि नहीं है कि नॉट अवेलेबल है। आई बात समझ में? तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होती है ये है थोड़ा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आसान बनाने का तरीका, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को हम फिनेटिक्स कहते हैं और इसे हम हाथ से सॉल्व नहीं कर पाते। एंट्री आपको एक्सेल पे करनी पड़ेगी, लास्ट में आप एक सॉफ्टवेयर लगाइए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एपीसॉफ्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर को लगाइए, आपको एक डेटा मिल जाएगा कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब क्या डिफरेंसेस है। नाउ नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू द ऑल कैरेक्टर एंड डेटा आर रिटन एंड देन प्रोसेस। सारे आप एक्सेल पे भर दो, देन उसको आप प्रोसेस कर लो, कोई टेंशन नहीं है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एट द सेम टाइम, हंड्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये कि हम एक ही समय पर, मतलब देखो कॉपी में आपको बार बार पन्ने पलटने पड़ेंगे, एक्सेल में अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हो, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी यूज करते हो, तो उस जगह पर आप 1,500-2,000 प्लांट भी ले लो, लाखों प्लांट भी ले लो, उसके कैरेक्टर आप आसानी से एनालाइज कर सकते हो। कंप्यूटर जो है वो किसी भी चीज़ को आसान बनाता है, इसे आप न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। नाउ साइटोटेक्सोनॉमी जो है ये भी एक बहुत बड़ा हेल्प प्रोड्यूस करती है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। साइटोटेक्सोनॉमी जो है वो किसके आधार पर होती है? साइटोटेक्सोनॉमी से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? साइटोटेक्सोनॉमी से हमें साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे सपोज दैट कि किसी भी 2 सेल में नंबर सेम है, ठीक है, 2 प्लांट सेल में क्रोमोसोम का नंबर 14 और 14 है, तो मतलब ये है कि उनके क्रोमोसोम का नंबर सेम है, तो भले ही बाहर से दिखने में कुछ कैसी भी दिख रही हो। जैसे चिंपैंजीज और ह्यूमन में 99.9% क्रोमोसोम की सिमिलैरिटी, मतलब वो हमारी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। वैसे प्लांट में किसी के पास 14 क्रोमोसोम है, किसी के पास मतलब मान लीजिए 22 क्रोमोसोम है, 22 में 21 क्रोमोसोम किसी से मिलते हैं, एक थोड़ा डिफरेंट है, मतलब वो आपकी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है ना। मान लीजिए किसी के 100% प्लांट के क्रोमोसोम है, 99.5% किसी प्लांट से मिलते हैं, मतलब वो आपकी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है। मतलब आप क्रोमोसोम के नंबर के आधार पर, क्रोमोसोम के पैटर्न के आधार पर, क्रोमोसोम की सिमिलैरिटी के आधार पर भी अपनी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अपने साथ रख सकते हो, ठीक है। बिहेवियर एंड साइटोटेक्सोनॉमी दैट यूजेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट रिजॉल्व द कंफ्यूजन यूज बाय द टेक्सोनॉमिस्ट इन दीज डेज, ठीक है। अब देखिए जो प्रोटीन्स होते हैं, हर प्लांट थोड़ा बहुत प्रोटीन बनाता भी है। अब अगर तुम किसी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बना रहे हो और तुम्हारा बाजू वाला वो नहीं बना रहा, मतलब वो तुम्हारी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज नहीं है तुम्हारे ही घर की, पर थोड़ा तुमसे दूर है, पर अगर तुम्हारे जैसा प्रोटीन, तुम्हारे जैसा हार्मोन, तुम्हारे जैसे केमिकल्स बना रहा है, मतलब वो तुम्हारी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और साइटोटेक्सोनॉमी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी 2 स्पीशीज हमारे कितने पास हैं और क्लासिफिकेशन करना आसान हो जाता है। आजकल किसी भी चीज को एक प्रॉपर प्लेस देने से पहले हम साइटोटेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, एक्सेल शीट का सब कुछ एनालाइज करते ही हैं, क्योंकि जब तक हमें कैरेक्टर नहीं पता होंगे हम किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात नहीं कर सकते कि वो दूसरे ग्रुप से कितना सिमिलर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, अब हम बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम की, ठीक है।
क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम जो है इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी जब मैं आपको एल्गी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, what we have learned so many things. We have learned the introductory part of the plant kingdom, जिसमें हमने सीखा कि बेसिकली कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, किन किन चीज़ों की क्लासिफिकेशन में आवश्यकता होती है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। मेरे को आपको ये पढ़कर एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। साइंटिस्ट का नाम आपने नहीं भूलना है, ठीक है, जो है किसने दिया, आर्टिफिशियल दिया क्लीनियस एरिस्टोटल ने, ठीक है, उसके बाद बेंथम हुकर ने दिया नेचुरल, इंगलर, प्रांटल, हचिंसन और तख्ताजन ने दिया क्या, आपका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस क्लासिफिकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड सम वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस किंगडम। एनसीईआरटी का पूरा पहला जितना भी थ्योरी लिखा हुआ था वो सब हमने कवर कर लिया है। अब आप सिर्फ ये वीडियो देखो, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो लिखा था वो मैंने बोर्ड में लिखा है। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगले वीडियो का इंतजार करिए क्योंकि हम अगले वीडियो में एक नया फाइलम शुरू करेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।